हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत में रेनफ्लावर टावर यानी कि हेजू सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट एपिसोड के एंड पे जिन दोनों बहन भाइयों को जू फैन ने मारा था, उनमें से जो भाई था यानी सोंगजू, जू फैन ने उसकी बॉडी ले ली है और उसका बेस बदल कर यहाँ पर आया है ताकि उसे कोई पहचान न सके। जू फैन यहाँ पर आने के बाद सोंगजू के सबसे बेस्ट फ्रेंड उसके साथ मिलता है और उसके साथ बैठा पी रहा होता है और यही बात जू फैन उस बंदे के बारे में बताता है कि इस लड़के का नाम डोंग टियानबा है। ये जहाँ पर हेजू सिटी में एक फर्स्ट क्लास की फैमिली से ताल्लुक रखता है और अगर टियानजू एम्पायर में देखा जाए तो ये सेकंड क्लास फैमिली बनती है। कुछ अर्सा पहले डोंग टियानबा अपने फादर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए रेनफ्लावर टावर में गया था, जहाँ पर ये अपने एक दोस्त को मिला जिसका नाम सोंगजू था, जो कि एक बुरा फ्रेंड है। इसका बेस बदलकर मैं इसके सामने बैठा हुआ हूँ और ये सोंगजू बहुत बड़ा कमीना इंसान है। ये हमेशा से ही आगे बढ़ना चाहता था। इसका मकसद ये था कि ये किसी बड़ी फैमिली की लड़की से शादी करके अपनी फैमिली को राइज कर सके। सोंगजू ने डोंग टियानबा के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाया ताकि वो उसकी बहन के साथ शादी कर सके, जिसका नाम डोंग जाओ वैन है। लेकिन सोंगजू का ये प्लान कामयाब नहीं हो सका क्योंकि डोंग फैमिली में सिर्फ एक ही लड़की है, मास्टर की सिर्फ एक ही बेटी है और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता इसको देने से इनकार कर दिया और साथ ही डोंग टियानबा को भी घर से निकाल दिया क्योंकि टियानबा अपने दोस्त सोंगजू को रिश्ते के लिए घर लेकर गया था। इसने रिकमेंड किया था कि वो अपनी बहन की शादी इसके साथ करवाना चाहता है, जबकि टियानबा की बहन भी इससे बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसे भी लगता है कि सोंगजू एक बहुत ही निकम्मा इंसान है और वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन सोंगजू, जो कि पूरी दुनिया की नजर में कचरे के अलावा कुछ भी नहीं और इसकी फैमिली की नजर में भी उसकी यही औकात है, लेकिन फिर भी डोंग टियानबा की नजर में वो उसका सबसे ज्यादा बेस्ट और जिगरी यार था। यहाँ तक कि टियानबा उसे अपनी सारी बातें बताता था। वो दोनों बैठे पी रहे होते हैं। टियानबा को जब चढ़ जाती है तो टियानबा कहता है, मेरी फैमिली वाले तो बिल्कुल बेवकूफ हैं, वो इस बात को समझते नहीं। मुझे पता है मेरे ब्रदर तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं। जबकि जू फैन अंदर से सोच रहा होता है, ये किस किस्म का इंसान है, सिर्फ 2 ग्लास इसके साथ बैठकर पी क्या लो, ये तो अपनी बहन ही में देने को तैयार हो जाता है। अगर मैं इसका बाप होता तो इसकी ऐसी हरकत के ऊपर मैं तो इसे घर से कब का निकाल देता। आखिर इस टियानबा का मसला क्या है, ये अपनी बहन को उस लड़के से शादी क्यों नहीं करने देता जिससे वो पसंद करती है। तो मुझे डोंग फैमिली के फ्यूचर की फिक्र हो रही है। अगर उनका यंग मास्टर इस तरह का है तो फिर तो डोंग फैमिली का बेड़ा गर्क हो चुका है और साथ ही उस लड़की बेचारी की भी, जिसकी शादी ये किसी के साथ भी करवा सकता है। टियानबा जू फैन से कहता है, ब्रदर सोंग, तुम्हारी बहन कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ नहीं आई। जू फैन उसे कहता है, मेरी बहन मेरे साथ आई थी, वो मुझे यहाँ पर छोड़कर वापस घर चली गई है। और साथ ही जू फैन सोंगजू वाला डायलॉग बोलता है और उसे कहता है, टियानबा तुम्हें नहीं पता ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है और इस दुनिया में बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ हैं, तुम्हें हमेशा मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ना है। मेरी बहन के अलावा भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, तुम उनको भी देख सकते हो। जंगल में बहुत सारे दरख्त हैं, हम सिर्फ एक ही दरख्त के साथ क्यों चिपके रहे। और वैसे भी मैंने सुना है कि रेनफ्लावर टावर में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। टियानबा उसे कहता है, लगता है शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं, रेनफ्लावर टावर में जितनी भी लड़कियां हैं, हम मर्द उनको हाथ नहीं लगा सकते। साथ ही वो अपने आसपास देखता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि पूरी 7 नोबल फैमिलीज में से यही सिर्फ एक नोबल फैमिली है जिसमें सारी की सारी हेड एल्डर्स औरतें हैं। जहाँ पर रेनफ्लावर टावर में औरतों का स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है। पिछले कुछ 100 सालों से हम लोग दूसरी फैमिली से मर्दों को हायर करते हैं शादी करने के लिए, यहाँ की औरतों से वो शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। जू फैन उसे कहता है, तो इसका मतलब तुम्हारी जैसी छोटी फैमिलीज वाले रेनफ्लावर टावर की किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। टियानबा उसे कहता है, ब्रदर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कैसी अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर किसी लड़की को परस्यू करना या फिर उसके साथ फ्लर्ट करना या फिर उसके पीछे लगना ये बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है और इसके लिए हमें सजा भी दी जा सकती है। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जू फैन उसे कहता है, अच्छा मुझे बाकी के रूल्स के बारे में बताओ, यहाँ पर और कौन कौन से रूल्स हैं। अच्छा हम लोग इस होटल में रह रहे हैं, यहाँ पर रहने के भी कोई रूल्स है। डोंग टियानबा उसे कहता है, हाँ जब यहाँ पर 100 पील फेस्टिवल होता है तो यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज आती हैं और यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज आती हैं उन सब के रहने के लिए रेनफ्लावर टावर में बंदोबस्त किया जाता है। जबकि 3rd क्लास की जो फैमिलीज होती हैं वो स्लम एरिया में जाकर रहती हैं। जो 2nd क्लास फैमिलीज होती हैं वो इस तरह के होटल्स में रह सकती हैं जहाँ पर इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं। 1st क्लास फैमिलीज वाले वो टावर में जाकर रहते हैं और यहाँ पर 7th फैमिलीज वाले भी आने वाले हैं। जू फैन चौंक जाता है और कहता है, क्या यहाँ पर 7th फैमिली वाले भी आते हैं। टियानबा से कहता है, हाँ यहाँ पर 7 फैमिलीज वाले आते हैं। अब मुझे पता है कि किंगडम की 7 फैमिलीज हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं कि जब 100 पील फेस्टिवल होता है तो उन्हें इन्वाइट किया जाता है और वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि फ्लावर रेन सिटी में जो नोबल फैमिली रहती है ये न्यूट्रल है, ये कभी भी इनके साथ वार नहीं करती। 7 फैमिलीज में से अगर ज्यादा नहीं तो 3-4 तो यहाँ पर लाजमी आएंगे और योमिंग वैली वाले तो यहाँ पर पहले से ही आ
चुके हैं और इसके अलावा कोहुई फॉरेस्ट वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। जू फैन कहता है जब मैं इस शहर के अंदर दाखिल हो रहा था उस वक्त मुझे वहाँ पर गेट पर बहुत सारे योमिंग वैली के स्टूडेंट नजर आए। वो भी मुझसे पूछताछ कर रहे थे मेरे बारे में, यानी कि जू फैन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। जू फैन कहता है वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं आए होंगे, यहाँ पर लाजमी तौर पर कोई ना कोई एल्डर आया होगा और वो एल्डर 7th एल्डर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर उसे लगता है कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ तो वो मुझसे फाइट कर सकेगा। जू फैन टियानबा से कहता है योमिंग वैली से कौन से एल्डर यहाँ पर आने वाले हैं। डोंग टियानबा सारी लाते हुए कहता है मुझे नहीं पता, हम लोग रेन फ्लावर टावर में नहीं जा सकते। उसी वक्त बाहर से एक लड़का भागता हुआ आता है और डोंग टियानबा से कहता है डोंग टियानबा जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हारी बहन बहुत बड़ी मुश्किल में है। टियानबा गुस्से के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ मेरी बहन के साथ, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जू फैन कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो। डोंग टियानबा जल्दी से लोगों के रश में से होता हुआ अपनी बहन के पास चला जाता है। उसकी बहन जमीन पर बैठी होती है जबकि इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा होते हैं, जबकि वहीं पर रेन फ्लावर टावर की एक लड़की भी खड़ी होती है। टियानबा भागता हुआ अपनी बहन के पास आता है और उसे कहता है तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है। जाओ वैन अपने भाई से कहती है टियानबा छोड़ो इनको, हम लोग घर चलते हैं। लेकिन जैसे वो वहाँ से जाने लगती है वो लड़की जिसका नाम डैन डैन है वो चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ से जाने की, यहीं पर बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि 100 थप्पड़ अपने चेहरे पर मारने हैं, लेकिन तुमने अभी तक सिर्फ 30 मारे हैं। पूरे के पूरे 100 करो और उसके बाद जा सकती हो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर मुझे इस बारे में पता चल गया कि तुम किस फैमिली से हो तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मरवा दूंगी। ये बात सुनते ही जाओ वैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। टियानबा उसे रोकते हुए कहता है जाओ वैन रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे बताओ तो सही यहाँ पर हुआ क्या है, आखिर मसला क्या है। जाओ वैन रोते हुए अपने भाई से कहती है ये सारी मेरी गलती है, असल में मैं बाजार में कुछ खरीदने के लिए आई थी, वहाँ पर एक ज्वेलरी पर मेरी नजर पड़ी और वो मुझे पसंद आ गई, लेकिन साथ ही डैन डैन भी यहाँ पर आ गई और इसको भी वो पसंद आ गई। टियानबा चिल्लाते हुए डैन डैन से कहता है मेरी बहन ने उस ज्वेलरी को पहले देखा था, एक तो तुमने मेरी बहन के हाथ से वो ज्वेलरी छीन ली है और ऊपर से तुम इसी को सजा दे रही हो। डैन डैन उसे कहती है मैंने इसे पहले ही कहा था कि ये ज्वेलरी मुझे पसंद है और मुझे दे दे, लेकिन इसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इसके साथ थोड़ी सी जोर जबरदस्ती की फिर इसने ये ज्वेलरी मुझे दी। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस लड़की ने मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। इस लड़की को थोड़ा सा डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। इसे नहीं पता कि मैं रेन फ्लावर टावर की एक नोबल लेडी हूँ। डोंग फैमिली के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि जू फैन भी वहीं पर खड़ा देख रहा होता है। डोंग टियानबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डैन डैन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है आज अगर मैंने तुम्हारे सारे दांत तोड़कर जमीन पर न बिखेर दिए तो मैं भी जाओ वैन का भाई नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसे पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है वहीं भीड़ में से एक और मास्टर निकलता है, टियानबा को पंच मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देता है। यहीं पर डैन डैन कहती है चलो फिर एक गेम खेलते हैं, यहाँ पर जाओ वैन की तरफ से तुम हो और यहाँ पर मेरी तरफ से मेरा होने वाला हस्बैंड है। हम लोग एक गेम खेलते हैं, मेरे होने वाले हस्बैंड आगे बढ़ेंगे और तुम्हारी बहन के कपड़े फाड़ेंगे, लेकिन तुम्हें उसे रास्ते में रोकना होगा। अगर तुम उसे रोक सके तुम्हें उसने सिर्फ एक बार हिट करना है, अगर तुम उसे हिट कर पाए तो वो रुक जाएगा, अगर तुम उसे नहीं रोक सके तो वो तुम्हारी बहन के सारे कपड़े यहीं सारी भीड़ के सामने फाड़ देगा। डैन डैन का होने वाला हस्बैंड कुहाई फॉरेस्ट जो कि एक नोबल फैमिली है, 7 बड़ी फैमिलीज में से उसका यंग मास्टर है। वो जाओ वैन की तरफ घूर कर देखता है और कहता है अब जबकि मेरी होने वाली वाइफ ने मुझे ऐसा करने का कहा है तो मैं तो ऐसा जरूर करूंगा। जबकि जाओ वैन उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही होती है। मास्टर ली जुबान फेरते हुए कहता है ये सिर्फ एक गेम है, बाद में तुम लोग हमसे इसका बदला नहीं ले सकते। दूसरी बात, मैं कोई ठरकी इंसान नहीं हूँ, मेरी होने वाली बीवी ने इस तरह की गेम के रूल सेट किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े जरूर फाड़ूंगा। टियानबा उसे कहता है मास्टर लीन हमने डैन डैन के सारे रूल्स को क्लियरली सुना है, हालांकि ये एक गेम है लेकिन हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम आपको रोक सकें। आप एक नोबल फैमिली के यंग मास्टर हैं, जबकि हम लोग एक 2nd क्लास फैमिली से हैं। डैन डैन टियानबा से कहती है तुम्हें बस इसे सिर्फ एक बार रोकना है, अगर तुम सिर्फ इसे एक बार रोकने में कामयाब होगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे। टियानबा उसे कहता है नहीं, हम लोग अपनी हार मानते हैं, हम लोगों ने आपको ऑफेंड किया है, हमें ये गेम नहीं खेलनी, आप हमें कोई और सजा दे सकते हैं। मास्टर लीन थोड़ा सा मुस्कुराता है और पलक झपकने की स्पीड से वो जाओ वैन के ऊपर वाले कपड़े उतार कर वापिस आ जाता है। जाओ वैन भी वहाँ पर खड़ी खड़ी चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि मास्टर लीन उसके कपड़ों को सूंघते हुए कहता है ये गेम तो शुरू हो चुकी है, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। टियानबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये लोग यहाँ पर हमें सिर्फ बुली नहीं कर रहे बल्कि हमें जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वहाँ से क्या फर्क पड़ता है कि ये 7 बड़ी फैमिलीज में से हैं, हम लोग अगर छोटी फैमिली से हैं तो क्या हम लोग कचरा हैं, तो हमारे साथ इस तरह किया जाएगा। मास्टर लीन उसके कपड़े फाड़ने के बाद अपनी होने वाली वाइफ से कहता है डैन डैन
मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, ये तो तुमने कहा है तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे लड़कियों का जरा भी ठरकपना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो उसे कहती है तुम्हें इस सारी बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ करने की मैंने तुम्हें इजाजत दी है। और वैसे भी नेक्स्ट जुलाई में हम दोनों की शादी होने वाली है, मैं वैसे भी ब्याह कर तुम्हारी फैमिली में चली जाऊंगी, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा मजा कर लेते हो। मास्टर लिन फिर से जाओ वैन की तरफ घूर कर देखता है और कहता है अब जबकि मेरी होने वाली वाइफ ने इजाजत दे दी है तो फिर तो मुझे मजा करना ही पड़ेगा। सॉरी यंग लेडी, आज तुम्हारे कपड़ों को यहाँ पर उतारने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और यहीं पर हमारी एपिसोड 55 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।